हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस का पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू से पहले हम एक कॉन्सेप्ट वीडियो डालेंगे, फिर टॉपिक वाइज हम पिछले 25 सालों में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक पे हम उसको कैटेगराइज करके पूरे तरीके से एक एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला टॉपिक, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। इसके बेसिक बातें सीखते हैं कि किस तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। फाई की जो वैल्यू होती है बी डॉट ए, जिसको हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। लेकिन एक बात देखें, जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन बी एंड ए। ओके, अब बी और ए के बीच का एंगल है, लेकिन जो क्वेश्चन देता है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर तो ये रहा। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, तो ये एंगल हमको चाहिए होता है थीटा। लेकिन दरअसल इस क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में कहेगा कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा कॉइल है उसके प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दिया रहता है, तो जिसको मैं बोल दूं अल्फ़ा। अल्फ़ा दिया रहेगा, है ना। जनरली क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया रहेगा, कहेगा कि जो हमारा कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। या फिर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल अल्फ़ा दिया रहेगा, लेकिन हमें निकालना रहेगा क्या, थीटा निकालना रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन घुमाता है आपको वो ऐसे घुमाता है, तो हमेशा थीटा निकालिएगा, है ना। अल्फ़ा निकालना नहीं है, अल्फ़ा दिया रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा समझिए, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू थी बी डॉट ए, इसकी वैल्यू हमने लिख दिया बी ए कॉस थीटा। लेकिन ध्यान रहे ये कितने कॉइल के थे, नंबर ऑफ कॉइल कितना था, कॉइल नंबर ऑफ कॉइल 1 के। लेकिन फॉर द एन नंबर ऑफ कॉइल की बात करें, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल, तो नंबर ऑफ कॉइल के लिए बात करें, एन नंबर ऑफ कॉइल के लिए, तो फ्लक्स जो होगा बच्चे वो हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, राइट। फ्लक्स की वैल्यू आ गई एन बी ए कॉस थीटा। तो ये फ्लक्स का पहला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे जरा चलते हैं। इसकी यूनिट तो आप जानते ही होंगे, जो इसकी यूनिट है जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी में। जो यूनिट है वो होते हैं बेटा, इसको हम फ्लक्स, इसकी यूनिट जो है दो होती हैं। एक तो यूनिट देख लें जरा आप, इसकी जो यूनिट होती है दो होती हैं। एमकेएस में जब हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो ये होता है वेबर, और जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो ये होता है हमारा क्या, मैक्सवेल। लेकिन ध्यान रहे 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। हालांकि हम यूनिट की बात नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ आपको आती हैं। हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला हमें दो कॉन्सेप्ट मिला, एक तो एंगल का कॉन्सेप्ट होगा, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वो फ्लक्स की वैल्यू दिया रहेगा वेक्टर बी और वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट पे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इस पे बनता है, चाहे वो नीट हो या फिर जेई हो। और दूसरा जो होगा वो बनेगा बी ए कॉस थीटा पे। थीटा हमेशा जो है वो थीटा जो बी और ए के बीच का एंगल है, जबकि दिया रहेगा बी और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये मिल गया। अब आगे देखते हैं, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बातें कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। पी की वैल्यू हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जहाँ वेरिएबल देगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए जरा समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में क्या आता है भैया, फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ कहता है कि अगर किसी भी कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ में, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन देने के लिए हमारे क्या लेंस सामने आया, और लेंस सामने बताया कि अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, यानी उसको अपोज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट हमारी क्लोज सर्किट है तो उसमें जो करंट होगा वो इंड्यूस करंट होगा, जिसकी डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से देते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है E = माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो माइनस साइन क्या बताता है? कॉज ऑफ अपोज। और इसको किसने बताया? ये माइनस साइन क्या बताता है? कॉज ऑफ अपोज। ठीक है, जो किसने बताया था? लेंज साहब ने बताया था, लेंज लॉ से, राइट। तो फैराडे की जो ईएमएफ की वैल्यू आई कितनी आई? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखिए इन दोनों को मिला के कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं क्वेश्चन के। एक तो ये जान गए, दूसरा हम फाई की वैल्यू जाने बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दो चीज़ें हम जान गए। अब हम थोड़ा चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता है, फ्लक्स अगर कांस्टेंट होता है तो भैया ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डी फाई बाई डी टी की जो वैल्यू होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। अगर करंट फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? जीरो होगा, राइट। चलिए अब इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं थोड़ा उसकी चर्चाएं कर लेते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है, क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, थोड़ा ये देख लेते हैं। और जेईई मेंस के क्वेश्चन की फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है ना। चलें देखिए, ईएमएफ की वैल्यू आई कितनी, देखें ज़रा ध्यान से। ईएमएफ की जो वैल्यू आई क्या आई? ईएमएफ की वैल्यू आई कितना? माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू कितनी आया? बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जनरली 0 डिग्री दिया रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दिया रहेगा, तो फाई की वैल्यू आ गई कितनी? बी ए। अब रखें यहाँ पे, तो देखें कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट की बात करें हम तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, यहाँ पे रखिए बी ए। दूसरा कॉन्सेप्ट ईएमएफ रखा माइनस और डी बाई डी टी, यहाँ पे कितना? बी ए। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ रख दिए, ईएमएफ की वैल्यू कितनी? माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ पे बी ए। तीनों कॉन्सेप्ट में ज़रा देखिएगा क्या क्या बनता है। अगर बी की वैल्यू कह दिया यूनिफॉर्म है, और क्या दे दिया? कांस्टेंट है। तो अगर बी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी तो बाहर आ गया, क्या बचा? डी ए बाई डी टी। ए की वैल्यू दे देगा कितना? ए की सर्कुलर कॉइल है तो बी, और डी बाई डी टी, ए की वैल्यू कितना? पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बी पाई, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें 2r, और डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी जो है वो चेंज हो रहा है रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि या तो श्रिंक हो रहा है या फिर एक्सपैंड कर रहा है। जब श्रिंक होगा, श्रिंक करेगा, श्रिंकिंग कहेगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? माइनस लेंगे, डी आर बाई डी टी की वैल्यू। और अगर एक्सपेंड करेगा तब क्या लिखेंगे भाई? तब लिखेंगे डी आर बाई डी टी पॉजिटिव। ओके, दूसरा देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ज़रा इसको हम समझते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले में अगर मैं कहता हूँ कि ए हमारा ए कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है। अगर ए कांस्टेंट हुआ तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? तो भैया ए बाहर आ गया, आया डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी देखें ज़रा समझें, ये क्या हुआ? ये हमारा स्लोप हुआ। क्या? स्लोप ऑफ डी वी, मैं इसको थोड़ा हटा दूँ, स्लोप ऑफ, रुक जाएं, देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया क्या? डी वी बाई डी टी क्या है? डी वी बाई डी टी है ये स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, ज़रा देखते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया कि या तो ए कांस्टेंट दे देगा या तो बी कांस्टेंट दे देगा, और ईएमएफ कहेगा निकालने के लिए। ईएमएफ की वैल्यू बी कांस्टेंट है तो सर्कुलर कॉइल है तो बी टू आर डी आर बाई डी टी, इस पर हम लोग कर रहे थे, डी आर बाई डी टी, है ना। एन नंबर ऑफ टर्न्स के पूछेगा तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाल देंगे। दूसरा हमने देखा कि ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए और कितना? डी वी बाई डी टी, जो बी टी ग्राफ का क्या है? ये
स्लोप है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें जरा समझें। कहता है कि आपसे पूछ देता है करंट, तो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे? करंट की वैल्यू ई बाई आर लिखेंगे। ई बाई आर, ई की वैल्यू रखी है तो क्या लिखेंगे? माइनस डी फाइव बाई डी टी बाई कितना आर, ये हमारा आई की वैल्यू आ गई। या लिख सकते हैं आई इजकल टू कितना? माइनस वन बाई आर और कितना डी फाइव बाई डी टी। तो एक कॉन्सेप्ट और ये बन गया। अगर इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है ज़रा देखें। फाई का अगर हो सकता है फंक्शन ऑफ टी दिया हो तो डिफ्रेंशिएट करके 1/r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा क्या दे देता है? कहता है कि डेल फाई बाई डे टी, दूसरा डेल फाई बाई डेल टी पे क्वेश्चन बनता है। तो आई की वैल्यू आ जाती है कितना? -1/r और डेल फाई बाई डेल टी, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ऐसा बनता है आई इजकल टू कितना? -1/r और यहाँ पे लिख सकते हैं फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई कितना? डेल टी, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखें ज़रा, आई इजकल टू आया था माइनस देखिए आई इजकल टू आया था माइनस डी फाइव बाई आर और यहाँ पे डी टी। आई इंटू डी टी इजकल टू लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं माइनस डेल फाइव बाई आर। आई डी टी को मैं लिख सकता हूँ चार्ज, तो चार्ज क्यू इजकल टू आता है माइनस और डेल फाइव बाई कितना? आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर चार्ज के लिए पूछेगा तो चार्ज की वैल्यू क्या लिखेंगे? -1/r और यहाँ पे क्या? फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो इस पे चार्ज की वैल्यू भी पूछ सकता है। जेईई मेंस 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन, 2024 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी तक इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगर वेरिएबल दिया है तब क्या करेंगे। वेरिएबल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा उस पर करते हैं कि अगर वेरिएबल दिया है तब क्या करेंगे। ठीक है ना। अब देखें जरा समझे, ईएमएफ की वैल्यू होगी कितनी? माइनस डी फाइव बाई डी टी। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देख लें, डी फाइव बाई डी टी। या फिर हम लिख सकते हैं ई इजकल टू कितना? लिख सकते हैं माइनस फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई कितना? टी डेल टी। अब ईएमएफ की वैल्यू माइनस, सपोज करिए फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर वो एक डायरेक्शन से सीधे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या लिख सकते हैं हम? -NBA, मतलब सपोज करिए 180 डिग्री पे चला जाता है ना, 0 से 180 पे, तो -n फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइव फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगा BA cos 180 डिग्री। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात करें तो NBA cos 180 डिग्री, तो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -NBA। तो वही मैंने रख दिया बच्चों, तो -NBA। इनिशियल 0 पे कितना था? फाइन इनिशियल की वैल्यू कितनी? NBA cos 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? NBA आ जाएगा। तो -NBA -NBA बाई कितना? T। अब देखें जरा, आया माइनस 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 कितना? -2 माइनस में प्लस लिखना 2NBA बाई कितना? डेल टी या टी। तो ये ईएमएफ की एक कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आती है, ईएमएफ पूछते हैं कि ईएमएफ वैल्यू कितनी होगी, तो +2NBA बाई डेल टी। अब ये ईएमएफ पता चल गया, तो इसी कॉन्सेप्ट पे किसके लिए क्वेश्चन पूछता है? पूछता आर के लिए। तो ईएमएफ वैल्यू हम देखें कितना? 2NBA बाई टी। लेकिन ये कब लागू होगा? जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी, 0 से 180 जा रहा होगा, तो अपोजिट जा रहा होगा। तो अब आई की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर? आई की वैल्यू हो जाएगी ए बाई आर, तो ई की वैल्यू कितनी? 2NBA बाई आर इंटू कितना? टी। ओके, अगर चार्ज की बात पूछेगा तो चार्ज लिख लिया कितना? -D5 बाई आर, ये हम लोग देखे थे। या फिर हम लिख सकते हैं कितना? -1/r और कितना? φ2 माइनस φ1, यही तो। फिर लिख सकते हैं चार्ज के लिए -1/r और कितना? -NBA
माइनस NBA, तो चार्ज की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं +2NBA बाई कितना R। अब इतने कॉन्सेप्ट पे बच्चों देखना अभी कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये मिला, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 करंट के लिए ये मिला, ठीक है। चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 मिला, देख लो मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे EMF के लिए भी मिला 2NBA/T। और ये कैसे आया, 0 से 180 पे जा रहा है, सीधे अपोजिट है। फाई की वैल्यू ये मिला, है ना। और Q की वैल्यू और मिला -del∅/del R। यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे dR/dt की वैल्यू दिया रहेगा, या तो श्रिंक करेगा या तो एक्सपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है, I की वैल्यू, है ना। और या स्लोप dV/dt के दिया हो, स्लोप के फॉर्म में दिया हो, इस पे बन सकता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि अगर IT ग्राफ दिया हो तो क्या होगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, देखें IT ग्राफ दिया हो, IT ग्राफ इज गिवन, IT ग्राफ दिया हो, तो अगर मैं कहूँ इस पे I है और इस पे क्या है, T है, तो IT ग्राफ मिला ना। अब देखना ज़रा, समझना बच्चों, I/dt इक्वल टू कितना था, I/dt की वैल्यू हम Q लिख रहे थे, कितनी वैल्यू आ रही थी बच्चों, ये आ रही थी del∅/R, यानी ये Q की वैल्यू ले रहे थे हम लोग। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना, माइनस लीजिए, मैग्नीट्यूड लास्ट में रख लेंगे। तो I/dt हमें क्या देगा, I/dt ग्राफ का क्या देगा, एरिया, और एरिया हमें क्या देगा, चार्ज देगा, जिसे हमें Q बोल लेते हैं। तो Q की वैल्यू में निकाल सकते हैं del∅/del R से, राइट। तो कई बार आपसे चार्ज पूछ देता है या del_Q पूछ देता है, IT ग्राफ दे देता है, तो आप यहाँ से चेंज इन फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, R इंटू कितना Q, या del∅ की वैल्यू लिख सकते हैं R इंटू कितना, Q की जगह क्या, एरिया ऑफ IT ग्राफ, है ना बच्चों। तो इतने कॉन्सेप्ट मिले। तो चलिए फिर से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट कौन कौन सा सीखा हम लोगों ने। पहले से चलते हैं, चलिए पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले पेज से। तो फिर से एक बार, पहले कॉन्सेप्ट ये देखा, फाई की वैल्यू dI/dt है। देखिए बच्चों, फाई की वैल्यू पहला dI/dt, पहला कॉन्सेप्ट ये है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा हमने। दूसरा सीखा कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो ये लगाएंगे, एंगल जो है B और A के बीच में हमें चाहिए, लेकिन दिया रहेगा प्लेन और B के बीच में अल्फ़ा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आइए, दूसरे हमने सीखा कि फाई की वैल्यू, दूसरा ये फाई इक्वल टू B.A, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फैराडे लॉ पे क्वेश्चन बनता है E इक्वल टू -dϕ/dt, इस पर क्वेश्चन बनता है, फाई जो है T का फंक्शन दे देता है और पूछ देता है EMF। तो एक कॉन्सेप्ट ये सीखा हम लोगों ने, है ना, ये कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि अगर E इक्वल टू -dϕ/dt, B ये दिया हो, पहले B कांस्टेंट कर देगा, A को चेंज करेगा, एरिया सर्कुलर है तो πr² हो जाएगा, श्रिंक करेगा या एक्सपेंड करेगा। दूसरे हम देखा कि A को छोड़ देगा, B को कांस्टेंट देगा, तो वहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे चार्ज निकालना हो, करंट निकालना हो, है ना बच्चों, तो ये सारे फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए सारे फार्मूले हमने आपको सिखाया। अब इस पर देखिए पिछले 24 सालों में कितने क्वेश्चन मिले हैं, इस पूरे को देखिए 24 सालों में कितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक एक करके, अगर पहले इसको रिवीजन कर ले, फिर एक एक करके हम 24 सालों में, 30 सालों में जितने क्वेश्चन इससे बने होंगे उन सबके क्वेश्चन एक एक वीडियो बना करके हम डालते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं केवी सर। अगर आप मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने कमेंट देंगे, तो मैं उन सभी जो लर्नर होंगे उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट हम देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छी चीज़ें हैं तो लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सब्सक्राइब करें, लोगों को तक पहुंचाएं, है ना, और अपने भी सीखें, अपने दोस्तों को भी सिखाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।